आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन के बायोलॉजी का यानी कि विज्ञान का एक पार्ट बायोलॉजी। इसका कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि टर्म 2 के लिए आप लोगों का बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और टर्म 2 में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टर्म 1 में आप लोगों का MCQ 40 मार्क का हुआ, इसमें आप लोगों को 40 मार्क का लिखना होगा। ठीक है, छोटा एवं बड़ा प्रश्न, अति लघु एवं लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे किस तरह का प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने सारे प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। किन्हीं दो विश्वव्यापी बीमारियों के नाम लिखना है। ठीक है, विश्वव्यापी बीमारी, ठीक है, वो सार्स और एड्स है। ठीक है, देखिए दूसरा, एक दीर्घकालिक रोग का उदाहरण लिखिए। तो एक दीर्घकालिक रोग अगर हम लोग देखेंगे तो फिलपॉप रोग, जिसे हम लोग एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारक होता है। ठीक है, फ्लाइज द्वारा विशेषतः किस प्रकार के रोग होते हैं? तो त्वचा के रोग। कहाँ? त्वचा में होता है। ठीक है, चमड़ा में जैसे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, बहुत प्रश्न है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे अभी 5वां नंबर में क्या है, देखिए विषाणु के कारण होने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखना है। पोलियो, चेचक, एड्स। ठीक है, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम? दो स्टेप्सपोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये 2 प्रतिजैविक के नाम। ठीक है, ये दवाई इसी से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए, असुरक्षित यौनाचार से उत्पन्न होने वाला एक रोग का नाम लिखे। तो हम लोग यौन से संबंधित अगर कोई रोग होता है तो ये एड्स होता है। ठीक है, एड्स का पूरा नाम हम लोगों को लिखना है। एड्स का पूरा नाम क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्यूट इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स। एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो HIV। ठीक है, चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम्स, प्रोटोजोआ। अब थोड़ा बड़ा प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखिए स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, उसी को हम लोग स्वास्थ्य कहेंगे। मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य की 3 आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना है। अच्छे स्वास्थ्य की 3 निम्नलिखित शर्तें हैं। वह रोग मुक्त हो, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। ये 3 स्वास्थ्य होने का शर्त हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या है? देखिए पहला है, रोग मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सफाई, अच्छा वातावरण आवश्यक होना चाहिए। दूसरा में देखिए, पर्याप्त तथा संतुलित भोजन भी शरीर को रोग मुक्त करने के लिए आवश्यक है। चौथा प्रश्न, संक्रामक रोग क्या है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो वह रोग जिसके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मलेरिया, फ्लू वगैरह, ये सारा रोग है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे असंक्रामक रोग क्या है, उदाहरण भी देना है। ऐसे रोग जिसका संक्रमित व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ शरीर में नहीं पाया जाता है, असंक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, जैसे मधुमेह, हृदय का रोग, कैंसर, पोषण से संबंधित विकार के कारण उत्पन्न बीमारियां, ये सारे रोग से। ठीक है, वायु के माध्यम से फैलने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखना है। खांसी, जुकाम और टीबी। संक्रामित रोग फैलने के 2 कारण क्या है? संक्रामित व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति के संपर्क में आने पर। दूसरा कारण, खांसी, छींक, थूक के माध्यम से।
ये कारण है। ठीक है, अभी देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न देखिए। 8 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या क्या? खुले स्थानों पर रहना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए, समय समय पर टीके लगवाना रहना चाहिए। ये होना हम लोगों के लिए आवश्यक है। अब देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न, जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को संक्रमण के समय शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त तथा पोषक भोजन लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, प्रतिरक्षी टीकाकरण क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उसके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकास करने की प्रक्रिया प्रतिरोधी या प्रतिरक्षीकरण भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग 11 नंबर वाला प्रश्न को देखिए, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य उचित आहार, स्वच्छ पीने का जल, स्वच्छ वायु, घर एवं स्वच्छ वातावरण पर निर्भर रहता है या निर्भर करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य को भी देखभाल के अंतर्गत स्वच्छ पीने के पानी का प्रबंध, खुले स्थान पर शौच पर रोक, पूर्ण रूपे अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, खुले स्थान, चिकित्सा सहायता तथा सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध करना शामिल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए 12 नंबर वाला प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। परजीवी तथा कृषि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं। परजीवों प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, कालाजार तथा निद्रा रोग हो जाते हैं तथा फीलपाग नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बड़ा वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा बड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, संक्रमित रोग फैलने के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। इससे पहले हम लोग एक प्रश्न को देखे थे, इससे छोटा प्रश्न को देखे थे, उससे थोड़ा ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, संक्रमित रोग जो है फैलने के माध्यम निम्नलिखित कैसे कैसे फैलते हैं। पहला देखिए, वायु के द्वारा। इसके द्वारा वायु के द्वारा छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। ठीक है, जल के द्वारा प्रदूषित और संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब लैंगिक संपर्क, जो लिंग जैसे जानते हैं आप लोग, एक लिंग दूसरे लिंग से संपर्क करता है। कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती हैं। शारीरिक संपर्क होता है ना, तो उसमें इस तरह का कोई बीमार व्यक्ति होगा, मतलब एड्स वगैरह रहेगा, वो उसके साथ अगर दूसरा कोई संपर्क कर लेता है तो उसको भी ये बीमारी जकड़ लेगा। कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर भी रोग वाहक का काम करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो ये जो रोग हम लोगों ने देखा किस तरह से फैलता है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, पहला भीड़ भाड़ कम करके, दूसरा स्वस्थ पानी पीने उपलब्ध कराकर, ग्राउंड और कक्षा कमरों में रखकर, खांसते और छींकते समय रुमाल का उपयोग करके, शौचालय के लिए खुले स्थान या मैदान में जाकर शौचालय जाना, स्कूल के आसपास पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वैक्सीन का टीका लगवाकर, टॉयलेट को साफ रखकर, खुले जल और भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये देख लीजिए। अब थोड़ा और बड़ा प्रश्न है, इससे हम लोग अभी देखेंगे। ये प्रश्न देखिए, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी और व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं, पता करें कि वे अपने आप को बीमार होते से कैसे बचाते हैं। तो आप लोग जानते हैं, जो डॉक्टर है, नर्स है और स्वास्थ्य कर्मी है, वो लोग कभी भी बीमार लगभग नहीं के बराबर पड़ते हैं। जैसे पढ़ते तो है, लेकिन बीमार व्यक्ति के साथ रहकर भी वो लोग अपने को बचाते हैं, यही हम कहना चाहते हैं। तो ये किस किस के जरिए वो मतलब होता है। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी दूसरे लोगों से अधिक बीमार व्यक्तियों के संपर्क में अधिक रहते हैं,
अपने बचाव के लिए उन्हें क्या किया, मरीज को देखने के बाद हाथ साफ करना चाहिए। मरीज को जांच करते समय मास्क का उपयोग करना चाहिए। सीधे शारीरिक संपर्क में बचना चाहिए। मरीज से लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए। मरीजों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए। तो इतना सारा कुछ करना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, उससे बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा चैप्टर से प्रश्न रहेगा आप लोगों का, प्राकृतिक संपदा से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो देखिए हम लोग अभी देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है आप लोगों का सोशल साइंस में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा, बायोलॉजी में भी काम आएगा, सोशल साइंस में भी काम आएगा, दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए। पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, तो 75% जल जो है पाया जाता है। ठीक है, जीव मंडल में या जीव मंडल के कौन कौन से भाग है, तो उसका तीन भाग उसका है। कितना भाग है, 3 भाग है। ठीक है, उसका कितना भाग है, 3 भाग है। तो उसमें देखिए ये वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थलमंडल है। ठीक है, चलिए अब उसको देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, जीव मंडल के कौन कौन से घटक है, तो जीव घटक और अजीव घटक। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए क्या है, चौथा प्रश्न, चंद्रमा पर ताप का परास क्या है, तो 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन क्यों होते हैं, वायुमंडल में परिवर्तन क्यों होते हैं, देखिए वायु के असमान रूप से गर्म होने के कारण, वायु के असमान रूप से गर्म होने के कारण। ठीक है, क्या होता है, जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है तो गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है, यही तो होता है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, वायु के गर्म होने पर उसके या उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है, तो संवहन धाराएं जो है उत्पन्न होती है। धूम कोहरा क्या संकेत करता है, वायु प्रदूषण को संकेत करता है। वायु प्रदूषण का दृश्य संकेत क्या है, तो धूल और कोहरा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पहाड़ी ढलानों पर संघनन वृक्षारोपण करने से किस भौतिक समस्या का समाधान संभव है, तो मृदा अपरदन। ठीक है, किन्हीं 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम, तो CO2 और CH4। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के प्रकार का निर्धारण किस आधार पर करते हैं, तो मिट्टी के कण के औसत आकार के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, मिट्टी में उपलब्ध ह्यूमस और सूक्ष्म जीव जैसे नाइट्रोजन वगैरह होता है उसी से। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा बड़ा प्रश्न को, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, कैसे देखिए, यह औसत ताप को स्थिर रखता है, यह दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है, यह रात के समय जो है यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा को पलायन से रोकता है। ठीक है, जब रात होता है तो सूर्य का किरण नहीं आता है, जब नहीं आता है तो उसका जो गर्मी है वो गर्मी को बरकरार रखता है। अगर नहीं उसको बरकरार नहीं रखेगा तो इतना ठंड होगा कि हम लोग यहाँ रहने के लिए हम लोगों का बहुत दिक्कत है। ठीक है, वायु प्रवाह क्या है, देखिए वायु प्रवाह पृथ्वी के ऊपर की वायु शीघ्रता से गर्म होकर हल्की हो जाती है। जो भी चीज़ गर्म होगा वो हल्का होगा, जब हल्का होगा तो ऊपर की ओर उठने लगेगा, ये सबसे बड़ा खासियत है। हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, इस प्रकार वायु का दाब कम हो जाता है। अतः समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले एरिया क्षेत्र की तरह बहने लगती है। जहाँ कम होता है, मान लीजिए यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो इधर वाला वायु इधर आएगा, आकर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों जगह में बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी के चलते अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा कम है यहाँ ज़्यादा है तो इधर वाला इधर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर वाला प्रश्न को देखिए, बादलों का निर्माण कैसे होता है, जो हम लोग बादल देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, जल स्रोतों से पानी बाष्प के रूप में हवा में चला जाता है। कुछ जल बाष्प हवा में पहले से ही मौजूद होते हैं और ऊपर जाकर जल बाष्प ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर यह छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में निलंबित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। धूम कोहरा क्या है या धूल कोहरा क्या है, देखिए सर्दियों में जब जल वायु के साथ संघनित हो जाता है, मतलब मिल जाता है, तब दृश्य विशेष रूप से घट जाती है, इसे धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, सभी
कोशिकीय प्रक्रिया जल माध्यम से होता है। पदार्थों का संवहन घुली अवस्था में होती है। प्राणी को जीवित रखने या रहने हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल प्राणियों का आवास है और स्वस्थ स्थलीय जीवों को मीठे जल की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन क्या है। जो मिट्टी अपरदन होता है ये क्या है, देखिए। अब हम लोग देखेंगे इसका आंसर। देखिए, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत से हटने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस हरित गृह प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है वायुमंडल में उपस्थित CO2 परत द्वारा ऊष्मीय प्रभाव वाली अवरक्त किरणों को या किरणों के प्रगृहित होने की वजह से वायुमंडल के गर्म हो जाने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग थोड़े से शब्द में समझने की कोशिश करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने के बाद ही इस तरह का प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे ज़्यादा होता है आप लोग जानते हैं। गाड़ी के धुआं, कहीं आग जला देते हैं बिना मतलब के, तो बहुत सारा और भी कारण है जो कि इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे 2 रूप, तो देखिए 2 रूप जो है, पहला दिया हुआ है द्विपरमाणविक रूप में ऑक्सीजन O2 और त्रिपरमाणविक रूप से ऑक्सीजन O3। जीव के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए, जीव के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो जीव के लिए अनिवार्य होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। वायुमंडल कंबल की भांति हमारे चारों ओर फैला हुआ है और जो पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बनाए रखता है। जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है। जीवन के लिए जल इसीलिए आवश्यक है, इसका महत्व भी है, क्या है हम लोग अभी पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। दूसरा, पदार्थों के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण के लिए भी पानी आवश्यक है। तीसरा क्या है, जीव शरीर का अधिकांश भाग जो है जल है, इसीलिए जल आवश्यक है। ह्यूमस क्या है और यह किस प्रकार मृदा की संरचना को निर्धारित करने का मुख्य कारक है। तो जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गले तथा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अपघटक से बचा काले भूरे रंग का पदार्थ जो पौधे में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है, वह ह्यूमस कहलाता है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायता होता है। ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, तो देखिए ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभाव, त्वचीय कैंसर, त्वचा में कैंसर होगा शरीर का। ठीक है, वैश्विक वर्षा मतलब इसका कोई संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। परिस्थिति की असंतुलन, जैसे अभी है संतुलन में है, इसका असर जो है बिगड़ जाएगा। ठीक है, आंखों तथा प्रतिरक्षी यंत्रों में या उसके ऊपर हानि जो है देखने को मिलेगा। अब थोड़ा हम लोग बड़ा प्रश्न देखेंगे। देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। मिट्टी बनाने में निम्नलिखित कारक होते हैं। क्या क्या कारक होते हैं, देखिए। सूर्य, पहला उसका सूर्य का महत्वपूर्ण भूमिका है मिट्टी बनने में। पत्थरों को गर्म करता है जिससे वह प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, इसमें दरार पड़ जाती है। मतलब गर्म के बाद जब ठंडा होता है तो ये दरार फट जाती है, दरार हो जाता है और वह टूट जाता है और धीरे धीरे वो टूट जाता है। जल मिट्टी के निर्माण में 2 तरीके से सहायता करता है। सूर्य के ताप से पानी बनी दरार में पानी भर जाता है, जो यदि जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है, लेकिन यदि पानी बाद में जमता है तो यह दरार को और भी चौड़ा करेगा, क्योंकि बहता हुआ और जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, जो बहता है, जैसे नदी में पानी बहता है तो पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाता है और वो टक्कर जो है होता रहता है और उसकी वजह से ही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, तेज गति से बहता पानी पत्थर के
टुकड़े को बहा ले जाता है, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, वही है इसका। ठीक है। तीसरा देखिए हवा। हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जीव क्या है देखिए, जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं और मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। इसी मांस भी मिट्टी को बारीक करने का काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका अपरदन को कैसे हम लोग, कौन कौन से तरीके हैं रोकने के लिए अपरदन का। ठीक है, तो देखिए अपरदन को रोकने और कम करने के तरीके क्या है। अधिक से अधिक फसल उगाना, अधिक चराई को रोकना, पेड़ों के काटने को कम करना तथा काटे गए पेड़ों के स्थान पर अधिक पेड़ लगाना आदि होगा। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना तथा फसल उगाना, ये सारा विषय इसमें आएगा मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर रहता है। क्या जल में रहने वाली जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्रता है। देखिए जीवित प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसे हम लोग कह सकते हैं। सभी जीवित प्राणी ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी भी दूसरे शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। पौधे मिट्टी पर निर्भर करते हैं क्योंकि पौधे अपने भोजन के लिए पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी में खड़े रहते हैं। यह कहना सही नहीं है कि जल में रहने वाली जीव पूर्ण रूप से मिट्टी से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जो जीवन में पानी रहते हैं वे भी हरे पौधे पर निर्भर करते हैं। वे खनिज तथा ऊर्जा पौधे से लेते हैं। पौधों मिट्टी से अपना भोजन लेते हैं। चट्टानों पाए जाने वाले खनिज भी तभी जीवों द्वारा लिए जा सकते हैं और जब वे मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि सभी जीव स्थलीय या जलीय मिट्टी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो प्रश्न हम लोग देखें, ये एक प्रश्न है। देखिए अम्लीय वर्षा कैसे होते हैं, इसके कौन कौन से हानिकारक प्रभाव। देखिए अम्लीय वर्षा क्या है। पृथ्वी पर मोटर वाहनों के धुआं एवं कारखानों की चिमनियों के धुआंओं से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। वे गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती है एवं वर्षा के समय वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्लीय बनाती है। यह अम्ल जब वर्षा जल के साथ भूमि पर आता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका 3 कारक, इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाता है। इससे ऐतिहासिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है क्योंकि उसका संगमरमर या चूना अम्ल से अभिक्रिया करता है। इससे त्वचा रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये भी एक है अम्लीय वर्षा के कारण जो है, जो आप लोग ताजमहल के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, उसका पत्थर, उसका कलर जो है फीका पड़ जाना, ये भी एक अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि क्या होगा, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें। इसके लिए आप सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।